हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। इन दिस सीरीज ऑफ पावर ऑफ पीवाईक्यूज वी आर गोइंग टू कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 35 इयर्स फ्रॉम 1991 टू 2025। हम जितने भी पीवाईक्यूज है ना, यूपीएससी सीएससी के द्वारा पूछे गए लास्ट 35 इयर्स में, सब कंप्लीट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव रिकॉल मेथड, विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप बेस्ड सॉल्यूशंस। और देखो दोस्तों, इस सीरीज में ना मैं हर एक क्वेश्चंस की कंसेप्चुअल क्लैरिटी करा रहा हूँ आपको, और हर एक टॉपिक के अंदर ना मैं आपको लॉजिकल ट्रिक्स भी बता रहा हूँ जो एग्जाम टाइम में लगते हैं। ये लॉजिकल ट्रिक्स आपको इतनी हेल्प करने वाले हैं दोस्तों कि आप इजीली 120 प्लस मार्क्स टारगेट कर सकते हो अपने प्री एग्जाम के अंदर। दोस्तों, ये सीरीज ना वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि इस सीरीज में आप सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करने वाले, आप साथ साथ में हर एक क्वेश्चन के अंदर ना लॉजिकल ट्रिक्स, लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करने वाले हो। दोस्तों, ये सीरीज ना मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप सीख गए कि एग्जाम कंडीशंस में कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आप एग्जाम के टाइम में ना पैनिक नहीं करोगे। और अगर आप पैनिक नहीं करोगे एग्जाम में, तो आप इजीली 120 प्लस मार्क्स टारगेट कर सकते हो, 120 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। हाउ? मैं इस सीरीज में आपको करके दिखा दूंगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए हैं कि क्या लॉजिकल ट्रिक्स एग्जाम में लगते हैं और क्या नहीं। ठीक है? तो ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं आपको स्लाइड्स पर बताऊंगा कि इस सीरीज के क्या बेनिफिट्स हैं। अ, इससे पहले दोस्तों, हमने 3 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं यूपीएससी के। फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री, सेकंड इंडियन पॉलिटी, एंड थर्ड दोस्तों इंडियन इकोनॉमी। ये हमने तीनों ही सब्जेक्ट, जितने भी लास्ट 35 इयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा, सब कवर किया है। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन कवर किया है, और एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा दोस्तों। लास्ट 35 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कवर करे हैं हमने। और इस सीरीज के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी, हम लास्ट 35 इयर्स के इंडियन ज्योग्राफी के, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इवन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम। और मैं दोस्तों आपको ज्योग्राफी सीरीज में इसके साथ साथ ज्योग्राफी के कंसेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है? मैंने आपको इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ा दिए है चैनल के ऊपर। अब ये सारी वीडियोस भी मेरे चैनल पर देख सकते हो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज सोल्व करते हैं वन बाय वन, टॉपिक वाइज। और दोस्तों, एक बात और, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब ये वैल्यू एडिशन क्या होता है? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आने वाले एग्जाम के लिए, और रिलेवेंट भी होता है। अगर ये वैल्यू एडिशन करना सीख गए आप, तो समझ लो आप पूरा रिवाइज करना कर रहे हो सब्जेक्ट का। ठीक है? और एक बात और दोस्तों, देखो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे, और जो भी इम्पोर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स हैं, क्या लेने हैं आपको इस चीज़ के बेनिफिट उठाने के लिए, वो मैं अभी आपको बता दूँगा सब कुछ। ठीक है? और इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, आपको इस चीज़ का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। आप एग्ज़ाम में फोड़ने वाले हो दोस्तों। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। चलो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जो भी सीरीज़ लेकर आता हूँ ना यूट्यूब पर, और जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पहले सब्जेक्ट की ना नीड को समझता हूँ कि एग्जाम में इसकी नीड क्या है, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो मैं क्वेश्चन के ट्रेंड्स को, इसको एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बढ़ाता हूँ दोस्तों। ज्योग्राफी का अगर आप वेटेज देखो ना, तो 11 क्वेश्चन का एवरेज है। दैट मीन्स कि ज्योग्राफी भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी। तो ज्योग्राफी को भी आपको डिटेल में करना पड़ेगा दोस्तों। डिटेल में मतलब हर एक क्वेश्चन का आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन में आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे एग्जाम हॉल में। और इसलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि इस पीवाईक्यूज़ में ना पावर होती है, क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज़ जो है ना, आपको ये सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। आप समझ पाओगे एग्जामिनर का माइंडसेट, आप क्वेश्चन ट्रेंड्स को जान पाओगे, आप अपनी नॉलेज को ना एप्लीकेशन बेस्ड बना पाओगे, प्रैक्टिस में लेकर आ पाओगे, आप प्रायोरिटाइज़ कर पाओगे अपने सिलेबस को इफेक्टिवली। और दोस्तों, मैं नहीं मानता कि पीवाईक्यू से बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन हो सकता है कभी।
पीवाईक्यू इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन एवर। और अपनी स्पीड को भी ना आप बिल्ड कर पाओगे। आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जीएस के अंदर। और मैं बोलता हूँ दोस्तों, इन 2 आवर्स में ना आपको 95 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए, और 90 तो मिनिमम है, ये अटेम्प्ट करने ही चाहिए। क्योंकि मैंने आपको गोल्डन रूल्स की वीडियोस में बताया भी है, और कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी समझाया है। आप मास्टर कर पाओगे आर्ट ऑफ स्मार्ट केसिंग को, रिस्क मैनेजमेंट को समझ पाओगे, इंटीग्रेट कर पाओगे अपनी स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको इस पावर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ, ये सारी सीरीज मेरे आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से ना आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। और दोस्तों, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ कि जो बच्चे मल्टीपल टाइम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम निकाल पाते हैं ना दोस्तों, ये वेल अवेयर होते हैं थीम्स के। अब ये थीम्स क्या होती है दोस्तों? तो ये पीवाईक्यू में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वही थीम्स बन जाते हैं दोस्तों। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जिससे यूपीएससी को प्यार है, उससे वो बार-बार क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो ये थीम्स बन जाती है, और इन थीम्स को प्रिपेयर करना होता है आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि मैं आपको इस सीरीज के अंदर कवर करवाऊँगा एक-एक चीज़। और एक बात और दोस्तों, उनका ना वेल डेवलप्ड लॉजिकल थिंकिंग होता है, और यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि इस सीरीज के अंदर मैं आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कराऊँगा। और जो क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं ना, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये ट्राई करेंगे कि मैं सब कुछ ही पढ़ लूँ, और सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों, इनके साथ होता क्या है कि एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में ये पैनिक कर जाते हैं क्वेश्चंस को देख के। क्योंकि जो ये पढ़ते हैं ना, ये वो भी याद नहीं कर पाते। क्योंकि सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इनको याद भी कुछ नहीं हो पाता, और ना ही प्रैक्टिस कर पाते हैं कभी क्वेश्चंस की। और इनका जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, ये तो ज़ीरो होगा, ये तो लेस लॉजिकल स्किल्स होंगे। क्योंकि ये अपने नॉलेज के ऊपर वर्क तो करते हैं, लेकिन ये लॉजिकल स्किल्स डेवलप करने में काम नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से ये पैनिक कर जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, और एग्ज़ाम के अंदर होते हुए क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं ये। ठीक है? तो इस सीरीज़ में आप नॉलेज और लॉजिक दोनों ही डेवलप कर पाओगे, और साथ में अगर आपने ये डेवलप कर लिया, तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर आराम से क्वालीफाई हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, क्वेश्चन और अगर आपने लॉजिक का कॉम्बिनेशन बना लिया ना, तो आप हर एक क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व करना जान जाओगे। सीख जाओगे कि कहाँ एग्ज़ामिनर किस क्वेश्चन को, किस स्टेटमेंट को रॉन्गफुल बनाने में या फिर रॉन्ग बनाने में कौन से कीवर्ड्स का यूज़ करता है वो। कैसे ट्रैप करता है, ये आप जान जाओगे, और जैसे ही आपने अगर ये जान लिया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना भी जान जाओगे आप। इससे पहले मैंने आपको इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ लास्ट 35 ईयर से सोल्व करा दिए हैं, और इसकी मैंने सिंगल वीडियो मैराथन वाली अपलोड भी कर रखी है, प्लेलिस्ट बना रखा है। और ये सारी सीरीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स के ना एस्पिरेंट्स के कमेंट्स हैं, जिन्होंने इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और सपोर्ट भी किया है। तो इस सीरीज़ को एंड तक फॉलो करो, मेरे साथ सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सोल्व कर लो, आप मास्टरी कर जाओगे प्री एग्ज़ाम के अंदर। और एक बात और दोस्तों, मैं आपको ज्योग्राफी भी पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ। जो स्टैटिक पोर्शन है ना आपका, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सब मैं कवर करवा रहा हूँ, और मैंने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करा दी है 3 आवर्स के अंदर, और ये वीडियो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ भी, मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ भी, और आपके इंडियन इकोनॉमी के पीवाईक्यूज़ भी, इन सब की वीडियो सिंगल वीडियो मैराथन वाली आपको चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है? और एक बात और, मैंने यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज़ वेटेज दे दिया है ज्योग्राफी का। इसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक, कौन से जो आपके ज्योग्राफी के अंदर हिट टॉपिक्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार-बार यूपीएससी पूछ रहा है, आपको उसे वेल प्रिपेयर्ड करना है। और एक बात और दोस्तों, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और इसे यहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करोगे। अब जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा ना, तो मैं आपको बताऊँगा कि वैल्यू एडिशन कैसे करना है, ठीक है? इन क्वेश्चन्स के या फिर इस पीडीएफ के आपको प्रिंट आउट कैसे निकलवाना है, ये सब मैं अभी आपको बताऊँगा, डोंट वरी। और प्रिंट आउट करके आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेरे साथ-साथ वीडियो को वॉच करते-करते आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये भी अभी मैं आपको बताऊँगा। आज जो हम
क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है यूनिट 1। इसके अंदर हम यूनिवर्स और द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे होंगे लास्ट 35 ईयर्स के अंदर, ये सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे। फिर हम यूनिट 2 को कवर करेंगे, जो मॉर्फोलॉजी को, फिर यूनिट 3 ओशिनोग्राफी, फिर यूनिट 4 क्लाइमेटोलॉजी, यूनिट 5 इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अंदर हम इंडिया और वर्ल्ड का भी सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर यूनिट 7 बचेगा मिसलेनियस, जिसके अंदर जो टॉपिक रह जाते हैं ना, वो सारे मिसलेनियस का पार्ट बन जाते हैं। और फिर हम मिसलेनियस के अंदर भी जितने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे होंगे 35 ईयर्स में, सारे सोल्व करेंगे वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और इसके अंदर यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे वो हम सारे सोल्व करेंगे। 2025 के एग्जाम के अंदर भी 2 क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से आए हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2025, क्वेश्चन नंबर 2 2025 और क्वेश्चन नंबर 3 2024 का है। और एक बात और दोस्तों, ये सब मैंने आपको ना स्टैटिक के पोर्शन में पढ़ा दिया है। ठीक है, जब मैं स्टैटिक का आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था ना, मैंने वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ भी मैं कवर करवाऊँगा सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट, और एक-एक क्वेश्चन को हम लॉजिकल थिंकिंग के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? और अगर आप देखो तो लास्ट 35 ईयर्स में ना यूपीएससी ने यहाँ से 39 क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों। 35 क्वेश्चन ये हैं 2022 तक, फिर 3 क्वेश्चन इसमें और प्लस कर दो, तो 38 क्वेश्चन हो जाएँगे टोटल यूपीएससी के, जिन्हें यूपीएससी ने इस टॉपिक से लास्ट 35 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है? तो इन टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन होंगे आपके यूनिवर्स के सोलर सिस्टम से, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से, लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से। ठीक है? और एक बात और, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको माइंड मैप बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को पूरा एक्सप्लेन करा गया है, फिर उसका समरी, और फिर आपको आपके लिए यहाँ पर मैंने वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे दोस्तों। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको वैल्यू एडिशन ना यहीं क्वेश्चन के साइड में ना, जो भी आपको यहाँ पर स्पेस मिला है ना, यहीं भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अपनी लैंग्वेज मतलब जैसे भी आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, लिखो। ठीक है? समझ कर लिखो, तभी आपको याद रहेगा। और वैल्यू एडिशन करते रहोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी सेम चीज़, सेम क्वेश्चन रिपीट करे, बट भाई साहब, टॉपिक रिपीट होता है, थीम रिपीट होती है, और इससे रिलेटेड आपको नॉलेज एक्स्ट्रा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी इसको देखो प्रूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो 2024 में ना क्वेश्चन आया था आपका समर सोल्स्टिस के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन जून 21 एवरी ईयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। तो ये समर सोल्स्टिस ही होता है, और ये क्वेश्चन आपका 2024 का है। और ये क्वेश्चन देखो, यूपीएससी ने समर सोल्स्टिस के बारे में आपसे 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स। तो कब होगा बताओ? अभी आपने पढ़ा ना 21 जून, दैट इज फर्स्ट हाफ में होगा? नो, फर्स्ट हाफ में तो सिर्फ 15 जून में होगा सिर्फ, है ना? तो ये कब होगा? तो सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून में होगा। तो इसका आंसर क्या होता? बी होता। ठीक है? और ये सारे कंसेप्ट क्यों होगा, समर सोल्स्टिस क्या होता है ना, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये सब मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज के अंदर पढ़ा रहा हूँ, इवन मैंने पढ़ा भी दिया है। ठीक है? और एक बात और दोस्तों, देखो, मैं इसलिए बोल रहा था कि वैल्यू एडिशन आपको यहीं पे साइड में लिखना है। जो भी बताऊँगा ना, अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ। ठीक है? और बाकी मैं वैल्यू एडिशन आपको माइंड मैप के अंदर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? तो इसके लिए टेंशन मत लेना, और कंसेप्ट की क्लैरिटी तो हैंड टू हैंड क्वेश्चन में आपकी होती जाएगी। ठीक है? आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। इवन आपका मैं लॉजिकल माइंडसेट भी डेवलप करता रहूँगा कि ऐसा क्यों सोचता हूँ मैं, और आपको क्यों सोचना है अब ऐसा। ठीक है? यही प्रोसेस आपको डेवलप करनी है। आपको यहाँ पर एग्ज़ामिनर का माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा कि वो कहाँ गलत कर सकता है क्वेश्चन को। ठीक है? स्टेटमेंट को कहाँ गलत कर सकता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बात और, मैं आपको ना ये प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ज्योग्राफी सीरीज़ के अंदर, जहाँ मैं आपको स्टैटिक पूरा पढ़ा रहा हूँ पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है? वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो क्वेश्चन जो भी है,
जैसे 2024 का क्वेश्चन है ना कि मोर देन 12 आवर्स कौन सा रीजन या लैटिट्यूड एक्सपीरियंस करता है ना डे, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों अपनी ज्योग्राफी सीरीज के अंदर। ठीक है, आइसोथर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आइसोथर्म्स के ऊपर कहाँ बेंड करता है ओशियन में, कॉन्टिनेंट में कहाँ बेंड करता है। ठीक है, साउथ की तरफ बेंड करता है, नॉर्थ की तरफ बेंड करता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये सब मैंने पढ़ाया है आपको। ये सब पीवाईक्यू बेस्ड है दोस्तों, सब कुछ जो भी मैंने आपको ज्योग्राफी फिजिक्स के अंदर पढ़ाया है ना, ये सब पीवाईक्यू बेस्ड है। अभी हम देखो क्लाउड कवर के बारे में पढ़ेंगे कि भैया कौन सा क्लाउड जो है ना वार्मिंग इफेक्ट करते हैं, कूलिंग इफेक्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया है, पीवाईक्यू बेस्ड है, और ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट नोट्स, टाइप नोट्स, माइंड मैप सब प्रोवाइड कर रहा हूँ ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, हीट बजट ये सब यूपीएससी ने पूछ रखा है। अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर देखो जो मैं बता रहा था ना, मोर देन 12 आवर्स कौन सा करेगा। ठीक है, तो इक्वेटर है ना, और यहाँ पर देखो मैं आपको ये पढ़ा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर के अंदर कि भैया लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है आपका डे और नाइट, है ना, और आपका टेम्परेचर भी। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है भाई साहब। यहाँ देखो ना आप, ये देखो सब पढ़ा दिया है मैंने आपको। समर सोलिस्टिस है ना, इक्विनिक्स कब होगा, है ना, ये फिनोमिना पूरा मतलब डेप्थ में समझाया है दोस्तों, डेप्थ में। ये देखो 21 जून को, ठीक है, और ये रहा वर्टिकली ओवरहेड होता है सन इक्वेटर पे 21 मार्च को। ठीक है, और यहाँ देखो दिसंबर सोलिस्टिस, ये फिर इसे विंटर सोलिस्टिस बोल सकते हैं, इक्विनिक्स। ये देखो, ठीक है, ये रहा, ये रहा देखो समर सोलिस्टिस 12 आवर प्लस डे कब होगा, कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा नहीं, 23.5 नॉर्थ में होगा, यस, 66.5 नॉर्थ में होगा, यस। ठीक है, क्यों, इसका रीजन दिया मैंने, यहाँ पर देखो समझाया था मैंने कि आर्टिक में तो भैया 24 आवर डे होगा समर सोलिस्टिस वाले दिन। ठीक है, यहाँ देखो ये 12 आवर प्लस हो जाएगा यहाँ से, है ना, और इक्वेटर पे 12 आवर डे और 12 आवर नाइट। ये सब मैंने पढ़ाया है आपको और डेप्थ में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये सब चीजें ना आप मेरी ज्योग्राफी सीरीज से वॉच कर सकते हो, चैनल पे ही वीडियो मिल जाएगी। इवन ज्योग्राफी की मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। ठीक है, तो ये वहां से कंसेप्ट आपको क्लियर करना है हैंड टू हैंड, अगर क्लियर नहीं है तो। और बाकी जो मैं पीवाईक्यूज के अंदर मैं आपका लॉजिकल माइंडसेट डेवलप करने वाला हूँ, जो भी नॉलेज देने वाला हूँ, ये तो आपका भाई मैं बता रहा हूँ ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा एग्जाम में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ मेनी अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स, ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में मैं रियली बताऊं अटेम्प्ट करने नहीं होते। मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, देखो रीजन है कि आप रेयरली रेयरली इन टॉपिक्स को आप पढ़ते हो। ठीक है, ये इतने हाई यील्डिंग टॉपिक्स नहीं होते। अब आपका जो टॉपिक इससे हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो है यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी बहुत कम पूछता है। और देखो इवन ये क्वेश्चन जो है ना समर सोलिस्टिस वाला, ये सब आप क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हो दोस्तों। ठीक है, इन्होंने यहाँ डाल रखा है, रीजन क्या है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी पढ़ रहे हो आप साथ साथ में। ये देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इसलिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला और लॉन्गेस्ट डे वाला, इन्होंने यहीं पे ही मेंशन कर दिया। हाई क्लाउड्स वाला जो भी आपको दिखा रहा था मैं, इन्होंने यहीं पे डाल दिया, जबकि ये क्लाइमेटोलॉजी का ही टॉपिक है। तो आप क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हो सब। ठीक है, अब यूनिवर्स इन सबसे यूपीएससी बहुत कम क्वेश्चन पूछता है ना, और इसमें आपको समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना। मैं ये बता रहा हूँ ये एग्जाम होल स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, और बाकी मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को यूपीएससी मतलब एग्जाम डे वाइज कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मोर देन 4 टाइम जोन्स। अब टाइम जोन्स आपको पता है कि ये डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के ऊपर। अब जिस कंट्री का जितना ज्यादा जोग्राफिकल एरिया होगा, जितना ज्यादा उनके पास एरिया होगा, एक्सटेंड होगा उनका एरिया का, ठीक है, जिनके पास ज्यादा आइलैंड्स होंगे, है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनका भाई मोर देन 4 टाइम जोन्स होगा। जैसे आपको यूनाइटेड किंगडम को पता होगा कि इनके पास भाई छोटे छोटे टापू बहुत सारे हैं, आइलैंड्स बहुत सारे हैं, तो इनका हो सकता है। और डेनमार्क आपको पता है, डेनमार्क के पास तो भैया पूरा ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीन है ना, तो इनको इनके पास तो होगा ही। ठीक है, तो डेनमार्क के पास, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ओ सॉरी यूनाइटेड किंगडम के पास, डेनमार्क के पास, ठीक है, और न्यूजीलैंड के पास होगा। ठीक है, और क्योंकि भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि भैया
इन सब के पास क्यों है मोर देन मतलब 4 टाइम जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीपल जोन देखने को मिलेंगे फ्रॉम वास्ट विड्थ एरिया की वजह से, ठीक है? फ्रांस हैज मोस्ट जोन्स, रीजन क्या है? इनके पास बहुत सारे टापू है भैया, बहुत सारे आइलैंड्स है इनके पास, फ्रांस के पास, यूके के पास। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है इतना बड़ा भैया, पूरा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो इनके क्यों नहीं होगा मोर देन 4 टाइम जोन्स, ठीक है? ये ब्राजील के पास नहीं होगा, क्योंकि ब्राजील का अगर आप एरिया देखोगे ना, तो ये विड्थ के अंदर नहीं फैला हुआ, ये आपका वर्टिकली फैला हुआ है ब्राजील का, ठीक है? इसलिए नहीं होगा। और न्यूजीलैंड टापू कंट्री है, छोटे-छोटे टुकड़े बटे हुए हैं इनके, ठीक है? और इसलिए इनका होगा, ब्राज़ील का नहीं होगा। तो इनसे इसका आंसर क्या होगा? और भैया ऑल ऑल 5 तो नहीं होगा, ठीक है? तो फर्स्ट का हमारा जो आंसर है दोस्तों, वो है आपका, ये ब्राज़ील काट दो, ठीक है? ब्राज़ील नहीं होगा, ठीक है? यहाँ देखो मैंने ब्राज़ील काट दिया, बाकी सारा आपका मोर देन 4 टाइम्स जोन वाले ये कंट्री हैं, ठीक है? तो यहाँ से फिर सिर्फ ओनली मतलब ब्राज़ील काट दोगे, तो आपका आंसर आ जाता है ओनली 4 वाला, दैट इज़ आंसर बी आएगा आपका, ठीक है? ओनली बी। तो ऐसे करने होते क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है? तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना ना कि 4 मतलब 4 टाइम ज़ोन्स के लिए आप ये सब चीज़ें रटो कि हाँ भाई, इनके पास कितने होते हैं, इनके पास कितने होते हैं, ये सब नहीं। इतना डेप्थ में यूपीएससी नहीं पूछ रहा। वो बस आपका ये देखना चाह रहा है कि आपने मैपिंग अगर करी होगी, ठीक है? अगर आपने मैपिंग करी होगी, आपको ये पता होगा कि इनके पास आइलैंड्स हैं बहुत सारे, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस यूपीएससी ने ये देखकर क्वेश्चन डाला है यहाँ पर। ये नहीं कि आपने रट रखे हैं भाई, इनके पास कितने टाइम ज़ोन्स हैं। नहीं, ये देख के नहीं डाला यूपीएससी ने क्वेश्चन। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है ना लॉजिकली ही सॉल्व होगा, ठीक है? लॉजिकली सॉल्व होगा अगर आपने मैपिंग कर रखी है तो। अब इन्होंने खुद बोल दिया कि कोई अ, कुछ भी ये भी नाम पता नहीं क्या है, कनाडियर है साइबेरिया के अंदर, ठीक है? और नोम है अलास्का के अंदर, ठीक है? तो साइबेरिया और अलास्का, और अलास्का पता है ना कि भाई यूएसए का ये पार्ट है अलास्का, और कहाँ है? कनाडा के ऊपर है अलास्का, है ना? तो ये सब क्या है? फ्यू किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर है। अच्छा, साइबेरिया और अलास्का के बीच में डिस्टेंस डिस्टेंस है फ्यू किलोमीटर का। बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप, अच्छा जब पीपल सो के उठते हैं, तो गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दिस सिटीज इट वुड बी डिफरेंट डेज। लेकिन जैसे वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं ना, ब्रेकफास्ट का समय आता है, तो इन दोनों एरिया के अंदर डिफरेंट डे हो जाता है। रीजन क्या है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता होगा कि जब न्यू ईयर मनाते हैं ना हम 1 जनवरी को, तो न्यू ईयर ना सबसे पहले कहाँ होता है? जापान में होता है। कहाँ होता है? जापान में। इतना तो पता होगा, बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है? इवन ये सब जो है ना जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना? जो आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज पे मिल जाते हैं, ठीक है? तो न्यू ईयर वाले दिन जो है फर्स्ट मतलब सबसे पहले न्यू ईयर जो कंट्री मनाता है, वो जापान मनाता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर समझ लो ये जापान है, ठीक है? तो यहाँ ये ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है। तो डे जो है ना आपका मतलब ईस्ट से वेस्ट आता है, ठीक है? मतलब डे पहले स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है? फिर सेकंड डे आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट डे आपका यहाँ से होगा स्टार्ट, ठीक है? तो ये ऐसे करके समझो। तो मतलब आप रेफरेंस किसको ले लो लोगे आप जापान को लोगे। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है आपका डे बढ़ेगा। तो इसने क्या बोला कि डिफरेंट डे होता है, रीज़न सही है। यहाँ पर अलास्का है, यहाँ पर साइबेरिया है, ठीक है? तो फ्यू किलोमीटर का दूरी है, तो मतलब तुरंत डे चेंज हो जाएगा। फर्स्ट तो मुझे सही लग रहा है। और जब आते हैं यहाँ पर इसने वो सेकंड बोला है व्हेन इट इज़ मंडे इन अनाडियार, ठीक है? जो भी है, अनाडियार से मतलब साइबेरिया में, ना? और इट इज़ ट्यूसडे इन नोम, और नोम आपका अलास्का में है। तो भैया देखो, इसने बोला कि यहाँ तो ट्यूसडे होगा और यहाँ क्या बोल दिया इसने? मंडे होगा। भाई इसने स्वैप कर दिया। यहाँ पहले मंडे आएगा, तभी तो ट्यूसडे आएगा, ठीक है? तो पहले मंडे फिर ट्यूसडे, ठीक है? क्योंकि ये समझ लो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये आपका इधर साइबेरिया वाला पार्ट है। तो पहले मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा। समझ में आई बात को? तो सेकंड हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा और फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, ठीक है? तो ऐसे लॉजिकल माइंडसेट से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए क्वेश्चन के अंदर। यूपीएससी चाहता भी नहीं इतना डेप्थ में पढ़ो आप। आपको टीचर नहीं बनना ज्योग्राफी का। आपको आपको ऑप्शन वाले सब्जेक्ट नहीं पढ़ने सारे, ठीक है? आप ज्योग्राफी के अंदर भी ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओ, इकोनॉमिक्स में पढ़ने लग जाओ, पॉलिटी में पढ़ने लग जाओ,
ये नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपको मास्टरी नहीं चाहिए। तो मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको कि आपको टीचर नहीं बनना, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका वही आपका समर सोलिस्टिस के ऊपर है, जो नदर्न हेमिस्फीयर में होता है समर सोलिस्टिस। और ये बोल दिया ना, खुद ही बोल दिया, ऑन 21 जून एवरी ईयर, हर साल, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंसेस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। और ये मैंने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा दिया है पहले, ठीक है। तो इक्वेटर में तो आपको पता है भाई, इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी, ठीक है। इक्वल डे लेकिन इक्वल नाइट होगी, तो ये तो नहीं होगा, तो फर्स्ट तो काट दो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है, नॉर्थ में आता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से निकल भी रही है, आपको पता भी होगा, है कि नहीं। तो इतना तो नॉलेज होनी चाहिए ना आपको। 23.5 डिग्री ये नॉर्थ है, बिल्कुल सही है। अच्छा कैप्रिकॉर्न ये साउथ में आता है भाई, ये साउथ में होगा, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि भैया आपको पता है समर सोल्स्टिस 21 जून को कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है, ठीक है। तो 3 भी नहीं होगा, काटो। अब ये पता चल गया आपको कि 2 तो इसका आंसर है भाई, 2 तो है, बस 4th देखना है। और आपको पता है कि भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकली ओवरहेड होता है सन, ठीक है, इस टाइम पे। और आर्टिक सर्किल पूरा का पूरा जो है सन के रेज में आता है, सन के रडार में आता है आर्टिक वाला रीजन। तो यहाँ पर 24 आवर्स डे होता है इस दिन, ठीक है। तो 4 तो पूरा ही होगा, यहाँ तो 12 आवर्स का 24 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा डी, सिंपल, बहुत ईजी, कंसेप्ट में क्लियर कराए आपको, वहां मैंने विजुअलाइजेशन दिखाया है क्यों होगा, ठीक है। तो मैं अभी विजुअलाइजेशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मैप नहीं दिखाऊंगा, आपको डायग्राम नहीं दिखाऊंगा, क्यों, वो भाई ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट है, वो ज्योग्राफी सीरीज का पार्ट है, ठीक है। दोनों को आपको लिंक करके पढ़ना है, ठीक है, दोनों को लिंक करके पढ़ना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके पढ़ना है। चलो अब आते हैं हमने, ये देखो ये हमने 25 का क्वेश्चन सोल्व करे हैं, ये 2, और ये 2024 का। अब आते हैं हम जो लास्ट, अब 2023 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। ये मैं भेज देता है, तो इस टॉपिक से नहीं पूछा गया है, और टॉपिक से पूछा गया है, इसका ध्यान रखना। अगर टॉपिक से पूछे गए, जब मैं सेकंड यूनिट कराऊंगा तो वहाँ आपको 2023 के क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। और ओशिनोग्राफी के अंदर ही मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2022 के क्वेश्चन मिलेगा। और ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर कब होगा नॉर्मली। अरे भैया देखो, यही 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2024 में पूछ लिया क्वेश्चन। यही तो बोलता हूँ, वैल्यू करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने 2022 का पेपर लगाया होगा और यहीं पे वैल्यू करा होगा और नॉलेज ली होगी इसके बारे में, तो 2024 में क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, है ना, सिंपल है। तो सबको पता है कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून में होगा, क्योंकि यहाँ पर 21 जून होती है और यहीं पे समर सोलिस्टिस होता है, ठीक है। वर्टिकली ओवरहेड हो जाता है सन, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। चलो सिंपल है, अगर नहीं आता मेरी ज्योग्राफी सीरीज की देखो, अगर नहीं पता मेरी ज्योग्राफी सीरीज देखो फुल, ठीक है। और डेप्थ में वहां पर मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैंने आपको ज्योग्राफी सीरीज के अंदर स्टैटिक वाले पोर्शन में पढ़ा दिया, समझा भी दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बोला है हाई क्लाउड्स, ध्यान रखना हाई क्लाउड्स बोला है, ठीक है, प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये हाई क्लाउड्स बोल दिए इसने ऊपर वाले, ठीक है। और ये लो क्लाउड्स बोला है हैव द हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस thus cause वार्मिंग इफेक्ट। अच्छा तो यहाँ पर बोले लो क्लाउड्स हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो कि सरफेस से आता है, अर्थ के सरफेस से आता है, और ये वार्मिंग इफेक्ट देते हैं। और हाई क्लाउड्स वाले जो है कूल इफेक्ट देते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, इसने ये बोला है। अब मैं आपको देखो ज्योग्राफी से इसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है आपको, यहाँ देखो ज्योग्राफी, नीचे आ जाओ। ये देखो हाई क्लाउड्स, ठीक है, हाई क्लाउड्स, वहां बोला था ना कूलिंग इफेक्ट देते हैं, क्वेश्चन में बोला था कूलिंग इफेक्ट देते हैं, इनका वार्मिंग इफेक्ट है, क्योंकि ये थीन होते हैं और ये अपर वाले एटमॉस्फेरिक क्लाउड जो है ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को जो सरफेस से आ रहे हैं ना उसको ट्रैप करते हैं, ना कि ये करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि लोअर क्लाउड्स करते हैं, ठीक है। तो वहां पर यूपीएससी ने करा क्या, स्वैप कर दिया, स्वैपिंग कर दी, और कुछ नहीं करा, स्वैपिंग कर दी। फिनोमेना ये होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये फिनोमेना स्वैप कर दिया, जो हायर क्लाउड्स करते हैं उसको लिख दिया कि हाँ ये लोअर क्लाउड्स करते हैं, और जो लोअर क्लाउड्स करते हैं
उसका हायर क्लाउड का ले दिया, बस स्वैपिंग कर दी। तो ध्यान रखना है, जो अपर वाले होते हैं एटमॉस्फेरिक क्लाउड्स, ये वार्मिंग इफेक्ट देते हैं क्योंकि ये ट्रैप करते हैं रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और कूलिंग जो नीचे वाले होते हैं लोअर क्लाउड्स, ये थिक होते हैं, और ये लोअर क्लाउड्स होते हैं, और इनका होता है कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि ये सन से आई हुई रेज को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए इनका होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई और लॉजिक भी आपने समझ लिया। तो ये दोनों ही स्वैपिंग करी, दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखा करो, करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ना, यूपीएससी ने यही क्वेश्चन सेम पहले भी पूछ रखा है, इसलिए बोलता हूँ कि भैया पावर है पीवाईक्यूज के अंदर। अब ये क्वेश्चन जो है ना, पूछा गया है कि डिफरेंस बता दो बिटवीन द एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स के ऊपर, और यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट्स मिलेंगे इन तीनों के ऊपर। अब देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले भी यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पहले ही पूछ रखा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 1998 में पूछा गया है। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में यहाँ बोला गया है ना, और ये एस्ट्रॉइड्स के बारे में तीनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड्स के बारे में पहले से ही यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा 1998 के अंदर। दैट मीन्स कि अगर आप पीवाईक्यूज लगा लेते ना, तो आप भाई आने वाले एग्जाम में, ठीक है, यूपीएससी के आने वाले एग्जाम में प्री के अंदर ही इन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। और सिर्फ एक बार भी नहीं, एक बार ही नहीं पूछा सिर्फ एस्ट्रॉइड के बारे में, इससे पहले भी यूपीएससी ने एस्ट्रॉइड के बारे में पूछ रखा है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24, द ग्रुप ऑफ स्मॉल pieces of rock revolving round the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids कहलाते हैं। यस, तो भाई हो तो क्या क्वेश्चन 1997 में पूछा, फिर एस्ट्रॉइड के बारे में 1998 के अंदर दोबारा से पूछ लिया। मतलब लगातार, मतलब यूपीएससी ने पूछ ही लिया एस्ट्रॉइड के बारे में। 1997 में पूछा था, फिर 1998 के अंदर रिपीट कर दिया। अब बताओ, पावर है या नहीं पीवाईक्यू के अंदर? तो पहले, सबसे पहले पीवाईक्यू से सॉल्व करा करो। ठीक है, टेस्ट वगैरह तो पीवाईक्यू के ऊपर ही बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, और जो सुनो एक बात और, कॉमेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, स्पेशल कॉमेट्स के ऊपर भी, कॉमेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। ऐसा नहीं कि कॉमेट्स के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा अभी, कराऊंगा तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट 1 है, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी platoids, while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic material। बात बिल्कुल ठीक है। अभी तो आपने पढ़ा कि रॉकी मटेरियल होता है, प्लेनेट जैसा होता है लेकिन छोटा होता है, प्लेनेट से बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, एस्ट्रॉइड, और कॉमेट्स होता है, ये फ्रोजन गैसेस से बनता है ना, और इसके अंदर रॉकी मटेरियल मिलेगा, मेटालिक मटेरियल मिलेगा। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और सेकंड पे आओ, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। अभी आपने यही तो पढ़ा था, 1997 में यही तो पूछा था। ये सुनो, हाँ बिल्कुल एस्ट्रॉइड यहीं पाए जाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर यूज कर लिया वाइल। और मैंने आपको गोल्डन रूल्स के वीडियो में बताया था कि जब भी कंपैरिजन करा जाए, है ना, वाइल का यूज करा जाए, फिर यूपीएससी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग कर देती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है, कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मरकरी। अब यहाँ मोस्टली वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, वाइल्ड का इस्तेमाल कर लिया, जबकि कॉमेट्स जो है भाई हर जगह पाया जाता है। ऐसा आप नहीं हो सकता कि मोस्टली वीनस और मरकरी के बीच में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हुआ। एस्ट्रॉइड के बारे में तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, कॉमेट्स के बारे में यहाँ पर गलत दे दिया, तो सेकंड यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड काट दो। ठीक है, आपको पता है कि फर्स्ट मेरा करेक्ट है, अब थर्ड चेक करना है। कह रहा है कॉमेट्स सो परसिटिबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्ट्रॉइड डू नॉट। बिल्कुल बात सही है, कॉमेट्स जो है टेल दिखाते हैं लेकिन एस्ट्रॉइड्स नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज 1 एंड 3। और माइंड मैप के अंदर आपको ना इन सभी का वैल्यू एडिशन भी मिलता रहेगा साथ साथ में। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द प्लैनेट्स लाई बिटवीन द मार्स एंड यूरेनस। 2009 का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन 6th क्लास का बच्चा ही बता देगा। ठीक है, कह रहा है भैया डिस्टेंस फ्रॉम द सन से देख लो रेफरेंस में, और बता दो कौन से प्लैनेट्स जो हैं मार्स और यूरेनस के बीच में आते हैं।
ठीक है, तो थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ लेते हो आप तो ये, है ना। किसने बोला था, क्या बोला था, मार्स एंड यूरेनस। आपको पता है कि फोर्थ नंबर पे मार्स आता है, फोर्थ नंबर पे मार्स आता है, थर्ड नंबर पे क्या आता है, आपका अर्थ आता है। तो अर्थ तो नहीं होगा, अर्थ काट दो, अर्थ जो है होगा ही नहीं, तो अर्थ काट दो ना भाई। अब देखो यहाँ पर सैटर्न सैटर्न सैटर्न, तो सैटर्न तो इसका आंसर होगा, अर्थ नहीं होगा, काटो। अब बचा नेपच्यून, और आपको पता है कि नेपच्यून तो भैया दूर है सन से, सन से बहुत दूर है नेपच्यून और प्लूटो, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बिटवीन द बोला है ना, मार्स एंड किसके बीच में, सैटर्न, मार्स एंड यूरेनस के बीच में, तो ये तो नेपच्यून तो नहीं होगा, काटो। तो इसका आंसर आ गया सैटर्न एंड, ओ सॉरी, कहाँ मैं टिक मार रहा हूँ, जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है, जुपिटर सैटर्न बीच में आते हैं, ठीक है, किसके, मार्स और यूरेनस के बीच में। ठीक है, चलो, कितना ये क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्वेश्चन नंबर 5 ना आप साइंस एंड टेक में ही पढ़ते हो दोस्तों। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट stars with mass less than 1.44 times the mass of the sun ends up as a white dwarfs when they die। कहा भाई जो स्टार जो है ना, जिनका मास 1.44 टाइम्स जो है कम होता है सन से, वो एज अ वाइट डॉर्फ जो है एंड कर जाते हैं, मर जाते हैं, और इस लिमिट को बोलते हैं हम चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो कौन सा साइंटिस्ट होंगे बताओ जिन्होंने इस लिमिट को दिया होगा, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, इंडियन साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। क्या बोला है यहाँ पर, 2018 पूछा गया है और करेक्ट पूछा गया है, कह रहा था एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। और आपको पता है जिसका ज्यादा हायर एल्बिडो होगा वो ज्यादा ही रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बात सही है, यही तो डिटरमाइन करेगा विजुअल ब्राइटनेस कितनी होगी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा लाइट को, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। अब इसने बोला एल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ अर्थ। अब आपको पता होगा मरकरी के अंदर जो है डेंसर पार्टिकल्स मिलते हैं, डेंसर चीजें मिलेंगी, तो जब डेंसर होता है मटेरियल, उसका जो एल्बिडो होता है वो कम होता है ना। तो यहाँ पर गलत हो गया, एल्बिडो जो है ना अर्थ का ज्यादा होता है मरकरी से। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां भी नंबर्स की बात हो, ठीक है, डाटा की बात हो, ठीक है, और कंपैरिजन की बात हो, यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो गलत होते हैं। ठीक है, सेकंड काट दो, आंसर आपका आ गया ओनली ए। ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों यहाँ पर असर्शन रीजनिंग वाला, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्वेश्चन तो सोल्व करने चाहिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, और 2007 के टाइम पे तो बहुत ईजी होते थे, है ना। यहाँ पर बोल रहा है टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लेनेट मार्स टेक्स लेस टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। अब बताओ दोस्तों, ये बच्चा ही क्वेश्चन सोल्व कर देगा, एक बच्चा 6th और 7th क्लास का। ठीक है, क्यों भाई, आपको पता है मार्स 4th नंबर पे आता है और सन आता है आपका 3rd नंबर पे, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन किसका ज्यादा है, भैया मार्स का है, तो मार्स को ज्यादा लगेगा ना टाइम रोटेट करने में, भैया जो है मार्स को ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, भैया ऑर्बिट करने में अराउंड द सन मार्स को ज्यादा समय लगेगा और अर्थ को कम लगेगा, और यहाँ पर इसने बोल दिया कि मार्स को ज्यादा कम लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा आंसर तो अपना आप आ गया ना, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और एक ही स्टेटमेंट ऐसा डी, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ द प्लेनेट ऑफ द मार्स होता है वो कम होता है अर्थ का, अर्थ से, इसी का ध्यान रखना। जो डायमीटर है किसका, प्लेनेट मार्स का, ये कम होगा किससे, अर्थ से, क्योंकि ये तो लॉजिकली भी है, पता भी होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, मतलब पॉसिबल नहीं बोल रहा। ठीक है, कि वीनस के ऊपर जो है लाइफ इतनी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका रीजन बोला है इन्होंने कि वीनस हैज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स हाई लेवल का कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट मीन्स कि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगी। और ये सही भी हो सकता है, बिल्कुल, कि उसने बोल दिया हाई 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 क्वालिटी में मिल रहा है ये चीज़। जब कोई भी चीज़ हायर हो जाती है दोस्तों, तो वहाँ तो रहना मुश्किल हो ही जाएगा ना।
ठीक है, वहाँ तो रहना मुश्किल हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा कि बोथ आर करेक्ट, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यार। ठीक है, ध्यान रखना विनस के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पर बोला है द एक्सिस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23 डिग्री 23.5 डिग्री टू द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। अब देखो, फिर रूल के ऊपर आओ, नंबर से डेटा है, यूपीएससी गलत करता है। ठीक है, इसने बोला 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्लाइंड है। ठीक है, एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री होता है जोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ के। ये गलत है, ये 11 डिग्री एंड हाफ होता है ना, 11 डिग्री का अप्रोक्स होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, फर्स्ट काट दो। अब देखो सेकंड बोला द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुला इन द नॉर्दर्न कनाडा। अब बताओ कनाडा कहाँ आता है? नॉर्दर्न एरिया में आता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना। तो बिल्कुल, क्योंकि पेनिनसुला बोल दिया है नॉर्दर्न कनाडा के अंदर, तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल वाला जो है कनाडा में हो, क्योंकि पोल मतलब मैग्नेटिक पोल बोला गया है, तो मैग्नेटिक पोल या तो नॉर्थ पोल होगा या तो साउथ पोल होगा। ठीक है, और भी नॉर्दर्न बोल दिया है तो सही है। और थर्ड वाला बोल रहा है कि अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। अब एक बात बता दूं दोस्तों कि ये फैक्चुअल है और ये सही भी है। ये फैक्चुअल है और सही भी है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक इक्वेटर है ना, ये पास करता है थुम्बा इन साउथ इंडिया में, और ये सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, इसको याद कर लो, याद कर लो। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीसीएस वगैरह के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो दोस्तों, ये बोल रहा है कि द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। ठीक है, ये मतलब ये मून का एक सेम इधर वाला फेस है, और ये हमेशा ही जो है ना अर्थ के मतलब अर्थ के सामने फेस करता है सेम। ठीक है, मतलब यही फेस रहेगा इसके हमेशा, रिवॉल्व करते टाइम पे भी, और मतलब जब अ, अर्थ के चक्कर भी लगाएगा तब भी, और खुद भी रिवॉल्व होता रहेगा तब भी। ठीक है, ये फेस रहेगा इधर इधर भी, मतलब अराउंड द सरफेस हम जब अ, अर्थ के जो रोटेट करेगा ना मून, तो उसका इधर का वाला मतलब सेम फेस रहेगा मून का, बस इतना समझो। रीजन दे रहा है द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स own axis in 23.5 days is about the same that is takes to orbit the earth। अब देखो दोस्तों, इसने बोला कि मून जो खुद रोटेट करता है ना, तो वो समझ लो 23.5 डिग्री 23.5 दिन ले लेता है, डेज ले लेता है ना, और ये इतना ही सेम होता है जो कि उसे अर्थ का ऑर्बिट लगाने में लगता है। और ये गलत है, क्यों? मैंने कहा डेटा फिगर्स रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि मून को लगता है 27 डेज। ठीक है, ना कि 23 डेज, और ये 27 पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब 27 पॉइंट में होगा, 27 एग्जैक्ट में नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आर जब फॉल्स हो जाएगा तो आंसर तो आपका फिर आ जाएगा ना, दैट इज ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 2003 का है। यहाँ पर बोला है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन भी है। कंसेप्चुअल जितना होगा उतना ही ईज़ी हो जाता है। कि आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन अर्थ टू अनदर प्लेस ऑफ हाई लैटिट्यूड, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। अब यहाँ पर हो रहा है डिक्रीजेस। अब देखो दोस्तों, ये इंक्रीजेस भी हो सकता है। ठीक है, इसने तो बोल दिया डिक्रीजेस है, लेकिन ये इंक्रीजेस भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। रीजन बोला है अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, सबको पता है हाँ परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, तो ये तो ठीक है कि आर तो ट्रू है। ठीक है, मतलब ये तो सी वाला आंसर तो नहीं हो सकता इसका, तो सी तो काट दो। हम्म, अब देखो दोस्तों, एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इवन आपका जो वेट है, मेरा जो वेट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर आप मून पर चले जाओगे तो आपका वेट बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत कम है, ग्रेविटी बहुत कम है मून की, और अर्थ की बहुत ज्यादा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और जब ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो ये क्या बोल रहा है कि आप जो है ना अर्थ के ऊपर हो, ठीक है, और आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, एक प्लेस है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब आप पोल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, या नॉर्थ पोल जा सकते हो या साउथ पोल जा सकते हो, लेकिन जा रहे हो पोल की तरफ से, मतलब बीच में कहीं हो और फिर आप पोल पर जा रहे हो।
और उसने बोल दिया कि आपका जो वेट है वो डिक्रीज होगा। यहाँ डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए। रीजन क्या है? आपको पता है पोल पे जाओगे तो जो अर्थ का रेडियस है वो कम होता जाएगा, और रेडियस कम होता जाएगा तो ग्रेविटी भी तो बढ़ेगी। ग्रेविटी बढ़ेगी तो भैया वेट तो इंक्रीज होगा ना। ग्रेविटी बढ़ने से वेट तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर लिखा है डिक्रीज, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ए और आर इज ट्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ बोला है अमंग द फॉलोइंग विच प्लेनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। देखो क्वेश्चन वापस आ गया, मतलब यहीं से क्वेश्चन को पूछा क्या था जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा रहा था। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसने बोला था कि मार्स कम समय लेगा अर्थ से। तो वही तो क्वेश्चन है ये, क्या विच अमंग द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कौन लेगा ज्यादा? जो भैया कौन लेकर में से ज्यादा, आप मुझे बता दो। इसका आंसर आपको पता ही है क्योंकि अब तो मैंने आपको बता दिया है कि भैया कौन ज्यादा लेगा। ठीक है, जो दूर होगा वो ज्यादा समय लेगा और जो पास होगा कम समय लेगा। ये तो बताया था कि मार्स ज्यादा लेता किससे, अर्थ से, क्योंकि अर्थ पास में है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अर्थ से दूर तो जुपिटर भी है ना, तो ये तो अर्थ तो आंसर नहीं होगा, है ना। और मार्स से दूर भी जुपिटर है तो मार्स भी आंसर नहीं होगा। वीनस, वीनस तो आपको पता ही है, ये तो भैया मरकरी, वीनस, अर्थ ये तो सेकंड नंबर पर आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा? बी होगा ना भाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वही ज्यादा समय लेगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम बोला है ना यहाँ पर। कितना इजी क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 13, 13 ने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा अर्थ इज द डेंसेस्ट, अच्छा डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, बी बोला है द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इज सिलिकॉन। और आपको पता है भैया सिलिकॉन तो नहीं है, देखो फिगर डाटा आ गया। ठीक है, सिलिकॉन तो हमें चाहिए, सिलिकॉन तो है ही नहीं हमारे पास इतना। ठीक है, तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा भाई। सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास? आयरन है, सबको पता है ना आयरन होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा भाई, है ना। और आयरन के बाद हमारा जो है ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, फिर सिलिकॉन मिलता है, फिर मैग्नीशियम है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सी में बोला है द सन कंटेन्स 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। डेटा फिगर, और 75% बोल दिया ना, पॉइंट में भी नहीं, 75.456 ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये गलत होगा। अब देखो द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स दैट द और दैट ऑफ द अर्थ। फिर डाटा फिर फिगर, दोस्तों ये 190 नहीं है, ये 109 होगा। और पॉइंट में आएगा इसका आंसर भी, ध्यान रखना। और ध्यान रखना यहाँ पर बोला है 109 होना चाहिए। बस यूपीएससी ने करा क्या है, स्वैप कर दिया, इसे 190 कर दिया। कैसे भाई, 9 को आगे लिया 0 को पीछे ले आया, इसने 190 कर दिया। 190 नहीं, ये 109 होगा। 109 टाइम्स होता है अर्थ के डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा अपना आप आ गया कि हाँ अर्थ हमारा डेंसेस्ट है सारे प्लेनेट से। ठीक है, क्योंकि भैया आयरन कंटेंट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है ना, किसी के पास नहीं है इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि सन्स का हेलो बनता है, ये प्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, रेनबो, रेनबो बनता है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो ऐसा ही कुछ बन रहा है, ये भी सन्स का हेलो बन रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। कह रहा किसकी वजह से बनेगा? कह रहा वाटर वेपर इन स्टेटस क्लाउड्स, कह रहा आइस क्रिस्टल इन सीरोक्लुमुलस क्लाउड्स, आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड्स, और डस्ट पार्टिकल इन स्टेटस क्लाउड्स। भाई डस्ट पार्टिकल पार्टिकल्स के अंदर कब से रिफ्लेक्शन होने लगा? काट दो। हमारे पास देखो बी और सी एक जैसे है, क्योंकि यहाँ पर भी आइस क्रिस्टल बोला है, यहाँ भी आइस क्रिस्टल बोला है, यहाँ भी सीरो क्लाउड्स है, यहाँ भी सीरो क्लाउड्स है। भाई यहाँ कुमुलस तो लग गए। ठीक है, और कुमुलस लग गए तो ये तो रेनफॉल वाले हो जाते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, दैट इज आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड्स। ये होते हैं हायर क्लाउड्स। ठीक है, और इतनी के अंदर रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से सन का हेलो प्रोड्यूस होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो हमारा 14 का आंसर क्या आया? सी। क्वेश्चन नंबर 15,
15 में बोला है दोस्तों कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम इसे करते हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन हम करते हैं, ऑलवेज बोल दिया, ध्यान रखना ऑलवेज। जबकि आपको पता है कि पोलर सैटेलाइट भी करते हैं हम, और पोलर को जिनको हमें नॉर्थ में भेजना होता है उनको नॉर्थ की तरफ भेजते हैं, जिनको साउथ की तरफ भेजना होता है उसको हम साउथ की तरफ भेजते हैं। यहाँ पर बोल दिया ऑलवेज, यही तो यूपीएससी ने गलत कर दिया ना स्टेटमेंट को, ऑलवेज एक्सट्रीम वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जैसे गलत हो जाएगा हमारा आंसर आया था डी, इट इज ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। इवन आपने पढ़ा भी नहीं तब भी, लेकिन आर हमें पढ़ना है भाई। कह रहा द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड सो सैटेलाइट अटेन्स एस्केप वेलोसिटी, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है उसको। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। किसको नहीं पता, प्लूटो भी हो और नेपच्यून भी आता है, लेकिन कभी प्लूटो को हम मानते हैं प्लेनेट, कभी नहीं मानते, इसलिए तो यूपीएससी लिख दिया समटाइम्स समटाइम्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेपच्यून और प्लूटो समटाइम्स। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होरिजन बाय एन ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड ऑन दी, भाई कह रहा है एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ठीक है, एक लड़का खड़ा है यहाँ पर या फिर लड़की समझ लो, ठीक है, एक ऑब्जर्वर, मतलब वो ये डायग्राम बनाने नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर खड़ा है। अब वो देख रहा है कि स्टार जो है वो राइज कर रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, राइज कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, तो बताओ वो कहाँ पर होगा, ठीक है, कहाँ वो होगा लोकेट, इक्वेटर पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, साउथ पोल पे होगा या नॉर्थ पोल पे होगा। आपको पता है दोस्तों, इक्वेटर पे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बात तो बराबर आ जाती है फिर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में वो थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा, या तो इसका आंसर साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ये भी नहीं होगा भाई, पोल पे तो बात बराबर ही होती है, तो आंसर तो नहीं आएगा, दोनों ही दो, अगर पोल ही आंसर होता दोस्तों तो दोनों आंसर होने चाहिए थे, एक क्यों होगा, तो सी और डी तो काट दो। लॉजिकल माइंडसेट इसी को कहना है, लॉजिकल थिंकिंग में इसी को कहता हूँ दोस्तों। अगर पोल इसका आंसर होता दोनों होता ना, हम्म, दोनों जगह से उसको 90 डिग्री दिखेगा, है ना, तो इसे सी और डी तो काट दो। अब बचा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका आंसर है दोस्तों इक्वेटर। इक्वेटर पे यहाँ हम सेंटर पे होते हैं इक्वेटर पे, और यहाँ से हमें 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है, कि कोई भी जो है स्टार है वो परपेंडिकुलर राइज कर रहा है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कंसेप्चुअल है, इवन 6-7 क्लास के एनसीईआरटी के अंदर भी, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में दे रखा है ये, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने चाहिए। और इसका आंसर देखो कैसे फाइंड आउट करते हो आप, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1-2 भी कराया था, तो उसके अंदर बताया था जापान का रेफरेंस ये होता है ईस्ट और सब लोग की तरफ वेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर डे आपका माइनस में होगा, यहाँ प्लस में होगा, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ ट्यूसडे होगा, ठीक है, तो ये हो रहा है शिप इज मूविंग ईस्टर्न साइड ऑफ द एल्यूसियन आइसलैंड टुवर्ड्स डच हार्बर, मतलब ईस्ट से ये समझ लो वेस्ट जा रहा होगा, ठीक है, इट क्रॉसेस मेरिडियन ऑन, जो भी मेरिडियन है, ठीक है, इसी को नहीं पढ़ेंगे हम, ये 1 जनवरी है और 1999 का टाइम है, ठीक है, क्योंकि 1999 का पेपर भी है। कह रहा है इस टाइम पे 23:30 आर हो रहे हैं, मतलब ये पता है ना आपको 11:30 हो रहे हैं, ठीक है, अब इसने नहीं दिया, ठीक है, मतलब अभी क्या होगा, ले पुनः मतलब 24 घंटे का आर्स दे रखा है इसने। व्हाट टाइम एंड डेट विल बी रिकॉर्डेड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप इन हिज डायरी आफ्टर 1 आवर जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द मेरिडियन। कह रहा है 1 घंटे बाद क्या होगा, भाई 1 घंटे बाद को प्लस कर दो ना, प्लस कर दो भाई, 1 जनवरी है, 2 जनवरी आ जाएगी और उसके अंदर 1 घंटा प्लस करोगे तो आएगा आंसर ही। कितना ईज़ी था। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज सजेस्टेड दैट अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, और ये हाइपोथेसिस आप पढ़ते भी हो, डस्ट पार्टिकल का हाइपोथेसिस और ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो आप, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, इसका होगा डी, और इन साइड इसका नाम है भैया, जो भी ज्योग्राफी का नाम है इनका, इन्होंने बोल दिया ना, स्कॉलर बोला है, सॉरी स्कॉलर्स बोला है, तो स्कॉलर का नाम है ओटो, अब इनका प्रोनाउंस कर लेना आप, एस्टिमेट्स होगा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर बोला है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस, अच्छा
यहाँ पर बोला है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है हमारा, वो एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन द अर्थ एंड द सन, कह रहा बिटवीन द अर्थ एंड द मून, कह रहा बिटवीन द जुपिटर एंड द सन एंड प्लूटो एंड द सन। आप बताओ हम किसका यूज करेंगे इनमें से? सबको पता है हम अर्थ में हैं तो हम सन से लेंगे ना भैया, बस खत्म कहानी, हो गया। अब देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, ठीक है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस और वेरिंग साइजेस और ऑर्बिटिंग द सन, बिल्कुल सही है, सबको ही कर रहा है, ऑर्बिट तो सबको, सन को हर कोई कर रहा है, हर एक प्लेनेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा तो सन ही है। अब कह रहा है सेकंड में, मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम देखो सम हैव डायमीटर्स लार्ज देन लार्जेस्ट 1000 किलोमीटर, बिल्कुल हो सकता है, सम के हो भी सकता है। 3 द ऑर्बिट ऑफ द एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द जुपिटर एंड द सैटर्न। देखो यूपीएससी ने यहाँ पर गलत कर दिया, ठीक है, 1997 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये बताओ ऐसा कौन सा मटेरियल है जो जुपिटर और मार्स के बीच में होता है, और ना, और पीसेस ऑफ रॉक होते हैं, तो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, और यहाँ पर क्या डाला है, सैटर्न, ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए था मार्स, तब जाकर ठीक होता है ये। थर्ड काट दो, आंसर आ गया आपका सी, 1 एंड 2, ठीक है, कितना ही जीता, क्वेश्चन नंबर 22, और 22 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अब देखो दोस्तों, ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना, मतलब मैं आपको बता दूं, अ, ये हम पढ़ते हैं, मतलब हमारा अगर रुझान होता है ना, इंटरेस्ट होता है ना साइंस की तरफ, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, हम इसको मैगजीन वगैरह में पढ़ लेते हैं। तो आपको बता देता हूँ मैं, अल्फा सेंचुरी एक स्टार है, और ये स्टारों में सबसे पास में होता है, मतलब हमारे अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है ये, ठीक है, लेकिन इसने बोला है इनमें से कौन सा है पास में, और इनमें से पास में आपको पता है कि सन है, सन ही पास में हमारे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। अरे भाई सबको पता है, ये मार्स के ऊपर हम क्या ढूंढ रहे हैं, अगर हमें मार्स पर रहना है तो वाटर ही तो ढूंढ रहे हैं कि वाटर मिल जाए हमें किसी भी करके, और अर्थ से दूर है भाई हम, सॉरी अर्थ से बोल रहा हूँ, हाँ अर्थ से भी दूर है और सन से भी दूर है मार्स, तो वहां पर जो वाटर होगा वो फ्रोजन में होगा, ठीक है, या आइस कैप में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ये पॉसिबिलिटी बना देगा हमारा लाइफ ऑन मार्स। क्वेश्चन नंबर 24 तो मैंने पहले ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, देखो कॉमेट के ऊपर आ रखा है क्वेश्चन, टेल ऑफ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन बिकॉज, क्यों? अब देखो टेल कैसे निकलती है, हीट से निकलती है, टेम्परेचर से निकलती है, तो ऐसा कोई हीट वाला आंसर निकालो इसमें से। कह रहा है एज अ कॉमेट रोटेट्स अराउंड द सन, अरे भैया, द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज पुश्ड अवे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोन, से काट दो, अलोन की बात की भी कर दिया, है ना। एज अ कोमेट रोटेट्स लाइटर मास ऑफ द कोमेट इज अट्रैक्टेड बाय द सम स्टार्स एसोसिएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द टेल, ये भी काटो भाई, जिसकी तरफ जाएगा वो जाएगा। द रेडिएशन एमिटेड बाय द सन एक्सर्ट्स अ रेडियल प्रेशर, अरे वाह, रेडिएशन टेम्परेचर की बात कर रहा है, और ये कह भी रहा है कि ये एमिट हो रहा है सन से, जो एक्सर्ट कर रहा है रेडियल प्रेशर ऑन द कोमेट थ्रोइंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन, यही तो इसका आंसर होगा, ठीक है, तभी तो टेल निकलेगी, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अभी देखो यहाँ पर डी वाले में कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज करा है यूपीएससी ने, यहाँ पर बोला है द टेल ऑफ कॉमेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस सेम ओरिएंटेशन, अरे वाह, कट मारो। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा रिवर्स करने की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये बोला रिवर्स हो जाएगा, तो व्हाट शुड बी द आईएसटी व्हेन इट इज नून एट द आईडीएल, ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन पे नून है, नून मतलब 12 PM है, तो बताओ आईएसटी क्या होगा। और आपको पता है दोस्तों, अगर आप इंडिया का देखोगे ना स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो हम जो है, जो हमारा मेन वाला मेरिडियन होता है ना, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, उससे मतलब कि कितना दूर है, मतलब एहेड है, एहेड बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई पहले अगर प्राइम मेरिडियन आता है, ठीक है, तो अहेड होता है ना,
तो यहाँ पर बोल सकते हो 6 hours 30 minutes जो है हम अहेड है प्राइम मेरिडियन से। तो बताओ कह रहा है कि आइडियल में क्या टाइम होगा। ठीक है, तो भाई नून में 12 PM होता है, तो इसमें 12 PM में आप 6 hours 30 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 8:30 नहीं आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ बोला है एक पर्सन है स्पेस क्राफ्ट में जो कि मिड ऑफ द अर्थ में आ गए हैं। ठीक है, और सन के मतलब सॉरी मिड ऑफ द सन एंड अर्थ के बीच में आ गए, मतलब स्पेस में आ गया है वो व्यक्ति। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट के अंदर। तो वो क्या देखेगा, स्काई इज ब्लैक, स्टार्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ दोस्तों, स्काई इज ब्लैक और स्टार्स डू नॉट ट्विंकल ये सब स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब तुम एटमोसफेयर से बाहर निकल गए तो ये फिनोमेना तो बंद हो जाएगा, और जब फिनोमेना ये बंद हो जाएगा तो उसके स्काई ब्लैक दिखने लगेगा और स्टार जो है ट्विंकल नहीं करेंगे। ठीक है, ट्विंकल नहीं करेंगे मतलब करता ही नहीं है। ठीक है, वो तो एक फिनोमेना होता है जिसकी स्कैटरिंग वगैरह। ठीक है, उसकी वजह से हमें ट्विंकल दिखता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। और यहाँ पर बोला है थर्ड वाले में द टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट इज मोर देन दैट ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों पोजीशन ऑफ स्पेस क्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, अगर वो अर्थ सॉरी सन के पास में है तो यस उसका टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा होगा अर्थ से। अगर वो सन से दूर है तो कम होगा। ठीक है, वो शेड वाला रीजन में है तो बिल्कुल कम होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो पक्का पक्का क्या दिखेगा। ठीक है, तो इसे काट दो थर्ड वाले को, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली बी 1 and 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इजी कह रहा है मीटियोर इज अ, मीटियोर आपको पता है अर्थ सरफेस पर आता है, तो ये पीस ऑफ मैटर है जो कि एमिट किया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रॉम आउटर स्पेस, और आपको पता है महाराष्ट्र में इसका एविडेंस देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर बोला है शेयरिंग टाइम ऑफ द कंट्रीज अहेड और बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू विच ग्रीनविच। अब देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं करने होते, सही बता रहा हूँ मैं। अब इसमें दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने होते। अब आपने ये पक्का पक्का पढ़ रखा हुआ है क्या। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन उनको ऊपर छोड़ दो जो ज्योग्राफी ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 वो इसी को स्मार्टनेस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसमें अपना 5 मिनट लगा दोगे है ना, तो आपने और क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, फिर आपको लॉस हो जाएगा और क्या पता सही भी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 है आपका इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये बोला था कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, अगर आपको पता हो फ्लेम का भी कलर जो है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा तो कलर ऑफ द स्टार भी इंडिकेट करेगा वही। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, टेम्परेचर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। ब्लू फ्लेम आपको पता है ना कब दिखती है, जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और रेड कम टेम्परेचर कम होता है रेड के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, अब ऐसे क्वेश्चन भी करना बंद कर दो, अब ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती। ठीक है, ये प्लेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर बताओ कहाँ पोजिशन पे लैंड करेगा, ये सब बताओ। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर बोला है, देखो सेम कंसेप्ट है, अभी हमने एसई के ऊपर 2 दिन क्वेश्चन कर लिए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। व्हेन इट इज नोन अलोंग इस मेरिडियन के ऊपर, अब आपको पता है कि भैया स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, 8 डिग्री 30 मिनट, तो ईस्ट बोलते हैं इसमें, ध्यान रखना ईस्ट। ठीक है, और नून है दैट मीन्स कि 12 PM हो रहा है। ठीक है, अब इसने बोला है अलोंग व्हाट डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड इट विल बी 6:30 AM। ठीक है, एएम की बात कर रहा है। ठीक है जी, मतलब पहले की बात कर रहा है, तो क्योंकि पीएम तो बाद में आता है ना, तो पीएम से ये एएम की बात कर रहा है कि भैया बताओ एएम मतलब एएम के टाइम पे कौन सा लेटीट्यूड में होंगे। तो आप दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा कि आप किस टाइम पे आ रहे हो, आप आ रहे हो 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट से। ठीक है, 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट से क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखो आप जो है 360 घूमना चाहते हो। ठीक है, 360 में आप एक पूरा राउंड कर लोगे, सर्किल कर लोगे, तो इसको लगेंगे आपको 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स लगेंगे रोटेशन में अर्थ के। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि 1 आवर के अंदर आप कितना डिग्री
जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, तो ये आएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है? 50 डिग्री आएगा और 50 डिग्री में आप 1 आवर जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे। आप एक बात बताओ, जब आप 12 पीएम से 6:30 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 आवर्स आएगा, 5 आवर 30 मिनट। तो आप 15 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? दोस्तों बताओ ज़रा। 15 इंटू 5, ठीक है? तो ये आएगा आपका 75 और 30 मिनट ये है, 30 मिनट मतलब हाफ, तो इसकी 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7 पॉइंट कुछ, ठीक है? तो इसमें जब प्लस करोगे तो आप वापस नहीं आ गए 82 डिग्री 30 मिनट पे, दैट मीन्स कि आपने 0 डिग्री ईस्ट या वेस्ट से स्टार्ट किया होगा, ठीक है? अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन जानना, और यूपीएससी ने गेम खेला है इसके अंदर, ठीक है? इसका हिंदी में जरूर पढ़ा करो, इसका हिंदी का आंसर जरूर पढ़ा करो। पल्सर आपको पता है, ठीक है? ब्लैक होल पता है, क्वासर पता है कि हाँ ये सब इस स्पेस से रिलेटेड है। अब आपको लगेगा कि हाँ ये स्टार भी स्पेस से रिलेटेड होगा, नहीं, बीटल स्टार एक एनिमल, मरीन एनिमल है, ठीक है? तो ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है? यूपीएससी ने गेम खेला ना आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, सोलर इक्लिप्स achieves totality only in limited geographical region because, कह रहा भैया सोलर इक्लिप्स जो है अचीव करता है टोटलिटी को, हाँ करता हैगा, कह रहा लेकिन लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन में करता है, ठीक है? मतलब कहीं कहीं आपको दिखेगा सोलर इक्लिप्स, पूरा ही दिखेगा, है ना? तो ऐसा क्यों? तो कह रहा साइज ऑफ द शैडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल, ठीक है? जो साइज है शैडो का किसका, मून का, ये स्मॉल होता है अर्थ के ऊपर एज कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है? और ये भी सही बोल रहा है, कंपेयर कर लो अगर आप क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ से तो उससे कम होता है, और इसका रीजन भी दोस्तों यही तो है, ठीक है? उसका रीजन भी यही है, ठीक है? 34 का क्या होगा ये। अब इसके विजुअलाइजेशन के लिए ना आप एक बार ना एनिमेटेड कोई वीडियो देख लेना, तब आपको समझ में आएगा, मेरे यहाँ समझाने से नहीं आएगा समझ में, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको स्टैटिक का कंसेप्ट देखना पड़ता है, ठीक है? अभी मैं आपको विजुअलाइजेशन करके नहीं दिखा सकता पिक्चर के अंदर, तो इसके लिए आप एनिमेटेड कोई वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन इजी है, कंसेप्चुअल है, कह रहा कंसीडर वन स्पेशल पॉइंट एट द अर्थ सरफेस, दैट इज, अगर ले लेते हैं हम सिटी दिल्ली है, तो इसका टेम्परेचर जो है नून में मतलब 12 क्लॉक के ऊपर हायर होता है इन समर इन कंपेरिजन टू विंटर। अब आपको पता है कि भैया समर सोलस्टिस में ऐसा क्यों होता है, बताओ? क्योंकि सन की जो किरणें हैं, रेज हैं, वो वर्टिकली ओवरहेड होता है सन, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है, समर के टाइम पे, ठीक है, दैट इज जून के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि समर तो उसी टाइम आता है ना। तो क्या रीजन है बताओ, विंटर के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है? आपको पता है कि भैया सन की जो किरणें हैं, मतलब विंटर के टाइम पे क्या होती हैं, तिरछी हो जाती है, तिरछी मतलब इंक्लाइंड हो जाती हैं अर्थ के एक्सेस से। तो बताओ क्या आएगा, इन विंटर्स अर्थ एक्सेस बिकम्स मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। तो यही आंसर होगा नहीं होगा, बताओ? कितना इजी क्वेश्चन था, 35 का डी। और हमने सारे यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस यूनिट से, जितने भी यूपीएससी ने पूछे थे, और हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराया दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराया मैंने, ठीक है? हर एक क्वेश्चन का अंदर आपका लॉजिकल माइंड से डेवलप करवाया है, ठीक है? तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं, तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? तो हमारा आज यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है फुल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जियोमॉर्फोलॉजी और ट्राई करेंगे कि ओशिनोग्राफी के क्वेश्चन सारे सोल्व कर लें, ठीक है? और क्लाइमेटोलॉजी और इसी तरीके से सारे जो है यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? आपका मैं ट्राई करूँगा कि जितनी जल्दी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना अच्छा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। और एक बात और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करा करो, उनको भी थोड़ा फ़ायदा लेना दो, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।